मैंने 2025-26 के लिए सैंपल पेपर का वीडियो बनाया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर आप लास्ट ईयर का सैंपल पेपर का भी वीडियो बनाओ। तो इस वीडियो में मैं 2024-25 का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है इसे मैं कवर करूंगा, तो इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना। साथ में केमिस्ट्री बोर्ड के लिए मैंने एक सेपरेट प्रैक्टिस के लिए प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने सारे पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हर एक चीज कवर की है। साथ में मैं और भी वीडियो ऐड करूंगा। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जितने भी ये सारे क्वेश्चन है इस प्लेलिस्ट से जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ये डेफिनेटली आपके मार्क्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। अगर हम सैंपल पेपर की बात करें तो ये केमिस्ट्री का थ्योरी पेपर है, 70 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का होगा। अगर इंस्ट्रक्शंस देखें, टोटल 33 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में 16 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स ईच। सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स ईच। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। यूज ऑफ लॉग टेबल एंड कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 1 करेक्ट आंसर। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड देयर इज नो इंटरनल चॉइस इन दिस सेक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमोनोलिसिस किया हमने इथाइल क्लोराइड का, फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ द अमाइन सो फॉर्म्ड विद 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड, गिव एन अमाइन दैट। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, C2H5Cl दिया हुआ है। हमने अमोनोलिसिस किया, हमने अमोनिया लिया। अब अमोनिया क्या करता है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करता है, तभी हम इसे अमोनोलिसिस कहते हैं। हमारा बन जाता है C2H5NH2, इथेन अमाइन बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कंपाउंड है हम रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड के साथ, विच इज CH3Cl। अगेन नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे अटैक करेगा, हमारा बनाएगा C2H5NHCH3। तो हमारा यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन बन गया। अब पहला ऑप्शन क्या दिया, इट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट सॉल्युबल इन एन अल्कली। तो हम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे। हिंसबर्ग रिएजेंट को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है CH3CH2NHCH3, साथ में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिया हमने। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये जो नाइट्रोजन के साथ वाला हाइड्रोजन है और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, सल्फर और नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हमारा बन जाएगा यहाँ पे, अगर आप बॉन्ड बनाओगे CH3CH2NCH3S डबल बॉन्ड O विद बेंजीन। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया, बट ये अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ ना एसिडिक हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, इस नाइट्रोजन के साथ एसिडिक हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, तो ये अल्कली में सॉल्युबल नहीं होता। सेकंड, ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस। तो जो सेकेंडरी अमाइन है वो नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। प्राइमरी अमाइन जो है वो प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन विद नाइट्रस एसिड। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड, रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म प्रोडक्ट दैट इज इनसॉल्युबल इन अल्कली। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो इनसॉल्युबल है अल्कली में। और फोर्थ ऑप्शन, डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो सेकेंडरी अमाइन था हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। जो डायपोल मोमेंट होता है वो डिपेंड करता है चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अगर हम बात करें ना, चार्ज किस में ज्यादा होता है, CH3F फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसमें जो चार्ज है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें CH3Cl में, इसमें चार्ज जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बट जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ना, CH3Cl में जो ये डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है। तो ओवरऑल जब हमने मेजर किया ना, तो हमने ऑब्जर्व किया जो CH3Cl है इसमें सबसे ज्यादा डायपोल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैच द प्रॉपर्टीज गिवन इन द कॉलम 1 विद द मेटल इन कॉलम 2। हमें पहला जो कॉलम है उसमें एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड दिया हुआ है, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए हैं Ce सीरियम होता है, Lu लुटीशियम होता है, Cm क्या होता है, क्यूरियम होता है। अब ये जो क्यूरियम होता है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है, और याद रखना ये एक्टिनॉइड में आता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्टिनॉइड दिया हुआ है विच इज Cm। तो फर्स्ट ऑप्शन आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसके साथ मैच कर सकते हो। सेकंड में दिया हुआ है लेंथेनॉइड विच हैज F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब
जो लैंथेनॉइड सीरीज है ये शुरू होता है सीरियम से, खत्म होता है लुटीशियम में। जो लुटीशियम है इसका जो f ऑर्बिटल है वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल होगा। तो सेकंड का क्या होगा, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। और अगर बात की जाए लैंथेनॉइड विच हैज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये काफी कॉमन है। जो सीरियम होता है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि जब ये +4 शो करता है तो इसकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन आती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द ग्राफ शोइंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमो एल्केन्स एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड। हमें ना इंक्रीजिंग में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमें ये ऑर्डर बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा। हमें डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हुए हैं, डिफरेंट ब्रोमो एल्केन। पहला क्या है, ब्रोमोमीथेन, एक कार्बन के साथ Br जुड़ा हुआ है। सेकंड दिया 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो 4 कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे Br जुड़ा हुआ है। थर्ड दिया हुआ है 1 ब्रोमोब्यूटेन, इसमें भी 4 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के साथ Br जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब याद रखना इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात किया। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सबसे पहले वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, ठीक है। तो जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होता है उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और जिसका कम उसका कम बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आएगा ब्रोमोमीथेन का, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जहां पे ब्रोमोमीथेन है वो क्या होगा, ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, फर्स्ट ब्रोमोमीथेन। अगर मास सेम आ जाता है ना, उसके बाद याद रखना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होता है उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो अगर आप ये तीनों को देखोगे तो इसमें 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का कम होगा, फिर उसके बाद आएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन का, और एंड में सबसे ज्यादा होगा 1 ब्रोमोब्यूटेन का। तो अगर आप ये सारे ऑप्शन देखोगे तो जो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज करेक्ट आंसर। जो 1 ब्रोमोब्यूटेन है उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है Which of the following haloalkane has the highest boiling point? तो इसमें आंसर होगा 1 bromobutane has the highest boiling point. Next question number 5 है the initial concentration of R in the given R into P। तो reactant product में convert हो रहा है। तो initial concentration दिया 4.6 to 10 raised power -2 moles per liter और molar concentration। What is the half life for the reaction? हमें K का वैल्यू दिया हुआ है, K का वैल्यू दिया 2.31 10 raised power -2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अगर आप यहाँ पे यूनिट देखोगे ना, यहाँ पे K का, तो ये मोल्स पर लीटर पर सेकेंड है। तो ये किसका होता है, 0 ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो 0 ऑर्डर में अगर हम बात करें जो हाफ लाइफ होता है दैट इज इक्वल टू R0 बाय 2K, ठीक है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। R0 का क्या वैल्यू दिया हुआ है हमें 4.62 10 raised power -2, ये इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है, इंटू 2 K का वैल्यू दिया है 2.31 10 raised power -2। तो अगर आप देखोगे ना ये जो है इसको आप इससे कैंसिल करोगे, ये 2.31 हो जाएगा, 2.3131 कैंसिल हो जाएगा, 10 raised power -2 10 raised power -2 कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ लाइफ हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन C6H5COO COCH3 is treated with H2O। तो हमें क्या दिया हुआ है, एनहाइड्राइड दिया है C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी हमने क्या की है, हाइड्रोलिसिस की है। अब ये जो एनहाइड्राइड है ना, 2 एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको वापस वो एसिड मिल जाएंगे। एक मिलेगा आपको C6H5COOH विच इज बेंजोइक एसिड, दूसरा मिलेगा CH3COOH विच इज एथनोइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर्मेशन ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स। हमें यहाँ पे ना कलर दिया हुआ है येलो पर्पल ग्रीन, फॉर्मूला दिया हुआ है सोल्यूशन कंडक्टिविटी करस्पॉन्ड टू। तो हमें x एंड y पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे रेशो दिया हुआ है आइंस का। तो अगर आप देखोगे ना, जैसे सेकंड वाले को अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना आइंस बनता है, जब आप इसे डिसोसिएट करोगे तो आपको 1:2 रेशो में आइंस मिलेगा। एक तो आपको कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा COCl NH3 5 2+, और आपको 2 आइंस मिल रहे हैं Cl नेगेटिव के। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा CO NH3 6 3+, साथ में 3 Cl नेगेटिव। तो फर्स्ट वाले में 1:3 रेशो में आपको y मिलेगा, तो y 1:3 होना चाहिए।
नेक्स्ट अगर आप देखोगे जो ग्रीन है 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब दोनों का जो रेशो होगा आयंस का 1:1 रेशो होगा। तो अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में देखोगे, क्योंकि Y ऑलरेडी 1:3 होना चाहिए है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखोगे ये डिसोसिएट करेगा तो बनाएगा CONH3 4Cl2 प्लस Cl नेगेटिव, तो 1:1 रेशो में आयंस डिसोसिएट होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ओनली बीटा डी ग्लूकोज एज इट्स मोनोसेक्राइड यूनिट। अब जो बीटा डी ग्लूकोज होता है ये आपको याद रखना है, ये प्रेजेंट होता है सेलुलोज में, वेयर सुक्रोज, स्टार्च और माल्टोज में अल्फा डी जो ग्लूकोज है वो प्रेजेंट होता है, और बीटा डी ग्लूकोज किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ सेलुलोज में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द आयंस। तो जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है ना, ठीक है, पैरामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो यहां पे हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। सबसे पहले हमें दिया Ti3+, Ti3+ याद रखना ये D1 होता है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 1 होगा। नेक्स्ट क्या दिया है Fe2+, Fe2+ होता है D6 होता है। अगर आप इसे फिल करोगे तो 4 ऑर्बिटल जो होंगे इसमें क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे, ठीक है, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है Cr3+, तो ये D3 है, तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, whereas Mn2+ D5 होता है, तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज्यादा होगा Mn2+ का, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा Fe2+, फिर उसके बाद आएगा Cr3+, और एंड में आ जाएगा Ti3+, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट दिया 5.5 10⁻⁻14 पर सेकेंड, द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अब याद रखना जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ना वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, तो इनफाइनाइट टाइम लगता है फॉर द कंप्लीशन, तो इसमें तभी हम क्या करते हैं, हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं। तो जो कंप्लीट लाइफ है वो कभी भी नहीं होता है, द रिएक्शन विल नेवर गोज टू कंप्लीशन, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ए स्टूडेंट वाज प्रिपेयरिंग एनिलीन इन द लैब, शी टुक ए कंपाउंड X एंड रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट, व्हाट कुड बी द कंपाउंड X। हमें X कंपाउंड बताना है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एनिलीन बन रहा है, ठीक है। तो याद रखना अगर आपको एनिलीन बनाना है तो इनिशियल आप किसकी रिडक्शन कर सकते हो, आप नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, तो आप इसकी निकल की प्रेजेंस में इसकी अगर आप रिडक्शन करते हो तो ये एनिलीन बनाता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन ऑक्साइड विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है NH2OH, और ये उसी के साथ रिएक्शन देता है जिसमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, विच इज कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ना याद रखना ये जो रिएक्शन है ये एल्डिहाइड और क्या दे सकते हैं, कीटोन दे सकते हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे यहाँ पे हमें क्या दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हमें एसीटोन दिया हुआ है, ये NH2OH के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट करता है, यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा, हमारा बनेगा CH3 डबल बॉन्ड NOH, तो हमारा इसमें ये ऑक्साइड बनाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, कीटोन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, MnCN6 negative has a magnetic moment of 2 unpaired electron, while MnCl6 negative has paramagnetic moment of 4 unpaired electron। तो ये जो है ना ये करेक्ट है। अगर हम देखेंगे ना MnCN6 नेगेटिव, इसका चार्ज निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो जाएगा X -1 × 6 -3, ये +3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप Mn का निकालोगे MnCl6 नेगेटिव, ये हो जाएगा X -1 × 6 = -3, X +3 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में Mn क्या है, +3 की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d4। अब इसमें क्या होता है याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, पेयरिंग होती है 1 2 3 4 5। पेयरिंग होने की वजह से ना हमारा ऐसे हो जाता है 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4,
तो एटलीस्ट 2 ऑर्बिटल जो है वो फ्री रहते हैं, तो यहाँ पे D2sp3 क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इन्होंने दिया हुआ है जो MnCN6 है 3 नेगेटिव, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये करेक्ट है। वेरस इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारा होता है MnT+D4, इसमें भी हमारे 5 ऑर्बिटल होंगे D के, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो Cl नेगेटिव है ये वीक लिगेंड होता है, ये पेयरिंग कॉज नहीं करता। यहाँ पे Cn नेगेटिव है जो पेयरिंग कॉज करता है, तो यहाँ पे D2 से शुरू होता है। अब इसमें क्या होता है, याद रखना, H से क्या होता है, S 3p, और जो 2d ऑर्बिटल है वो आगे वाले क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। D से शुरू नहीं होता ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो याद रखना ये वाला D एम्प्टी रहेगा, इसके बाद से शुरू होता है, तो ये sp3 D2 क्या बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, तो ये दिया हुआ है sp3 D2। तो अगर आप एजर्शन और रीजन देखोगे दोनों हमें करेक्ट दिए, बट इसका करेक्ट रीजन क्या होना चाहिए था, इन्होंने बोला कि पहले में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 4 है, क्योंकि पहले में हमारे पास क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग कॉज करता है, और सेकंड में पेयरिंग नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एजर्शन दिया, फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज स्लो इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, ये करेक्ट स्टेटमेंट दिया, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये गलत दिया हुआ है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए सी रेज़ टू पावर हाफ, यहाँ पे इन्होंने उल्टा दिया हुआ है। रीजन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर NaCl CaCl2 and MgSO4 in the given solvent at given temperature is different, select the appropriate answer। NaCl वाला जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस Cl नेगेटिव होता है, तो 1:1 रेशो का होता है। CaCl2 में Ca2 प्लस होता है, Cl-1 होता है, तो ये 2:1 रेशो का होता है। एंड MgSO4 दोनों का +2 -2 होता है, तो 2:2 रेशो का होता है। तो ये जो वैल्यू ऑफ ए है ये डिफरेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तो रीजन करेक्ट है। तो एजर्शन गलत है, रीजन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है एजर्शन, ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3, तो ये करेक्ट है। ग्लूकोज NaHSO3 की रिएक्शन शो नहीं करता है, जो नॉर्मली क्या है, एल्डिहाइड शो करते हैं। रीजन दिया, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पायरोनोस, तो रीजन भी करेक्ट दिया हुआ है, बट जो एजर्शन है उसका करेक्ट रीजन होना चाहिए था, क्योंकि जो ग्लूकोज है इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, तो ये रीजन होना चाहिए था। देखो, क्योंकि रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है, रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से जो CHO ग्रुप है वो फ्री नहीं होता है, और ग्लूकोज ये रिएक्शन NaHSO3 के साथ शो नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें दिया, द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये गलत है। अगर आप हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखोगे तो T हाफ इज इक्वल टू R नॉट डिवाइड बाय 2K, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है हाफ लाइफ, तो ये गलत है। सेकंड दिया, फॉर जीरो ऑर्डर रेट इज इक्वल टू K, तो ये करेक्ट है, क्योंकि रेट बिकम्स इक्वल टू K R रेज़ टू पावर 0, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता, तो रेट बिकम्स इक्वल टू K, तो हमारा रीजन जो है वो करेक्ट है, एजर्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी कंटेन 5 क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस इन 1 क्वेश्चन। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कैरी 2 मार्क्स ईच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इसका ए पार्ट है, जो नाइट्रोजन गैस है वो सॉल्युबल है वाटर में एट टेम्परेचर 293 केल्विन, वैल्यू ऑफ KH दिया 76.48 किलो बार। हमें बताना कि सॉल्युबिलिटी जो नाइट्रोजन की है वो कैसे वेरी करेगी अगर आपने टेम्परेचर अबव 293 केल्विन लिया है और KH का जो वैल्यू है 88.8 किलो बार है। तो याद रखना, जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वैल्यू ऑफ KH। इनिशियली वैल्यू था 76.48, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर 293 केल्विन से ज़्यादा किया गया, तो KH का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और वैल्यू इंक्रीज होने से याद रखना सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सॉल्युबिलिटी है नाइट्रोजन की वो डिक्रीज हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट है। क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट है 61.2 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का है 56 डिग्री सेल्सियस। उनको मिक्स करके एजियोट्रॉप बनाया गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन दिया गया है 0.339। हमें प्रिडिक्ट करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रॉप फॉर्म। ठीक है, हमें 3 वैल्यूज दिया है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। डिफाइन योर आंसर विद रीजन, हमें रीजन बताना है। अब याद रखना जो जो एसीटोन है, सपोज हमारे पास ये एसीटोन है, ठीक है, और ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। आपस में ये याद रखना ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से ना इनका जो वेपर प्रेशर है, क्योंकि ये एक साथ रहते हैं, ये इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, वेपर प्रेशर कम हो जाता है और ये नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं, इनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया। तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। ठीक है, तो इनका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है ना, तो जो टेम्परेचर होता है ना बॉइलिंग का, वो ना दोनों के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है। तो दोनों का टेम्परेचर क्या था, 61.2 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के टेम्परेचर से टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। जो सेकंड आंसर है 64.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इनके दोनों के टेम्परेचर से ये टेम्परेचर ज्यादा है। 17th का जो और वाला क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है। ए सोडा बॉटल विल गो फ्लैट लूजेस इट्स फेस, मतलब उसमें से जो CO2 है वो जल्दी क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा फास्टर इन श्रीनगर देन इन दिल्ली। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, वाई और वाई नॉट? अगर हम बात करें, जो श्रीनगर है ना, ये क्या होता है, हाई ऑल्टीट्यूड पे होता है। ठीक है, अब हाई ऑल्टीट्यूड में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से याद रखना जो सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि जो प्रेशर है और सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रेशर कम होने से सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो CO2 है ना वो फास्टर लूज करेगा श्रीनगर में एज कंपेयर टू दिल्ली। ठीक है, तो जो सोडा है विल लूज फिश फास्टर, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो श्रीनगर, क्योंकि उसका क्या है, हाई ऑल्टीट्यूड है, तो वो कम है वेपर प्रेशर। एज ए रिजल्ट जो CO2 गैस है वो जल्दी वो लूज कर जाएगा। बी पार्ट है, हाउ डज शुगर हेल्प इन इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ ए प्रोडक्ट। अब जो शुगर है ना उसे हम क्या डालते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट में डालते हैं। तो जो शुगर है वो याद रखना हाइपरटोनिक कंडीशन लाता है। ठीक है, हाइपरटोनिक कंडीशन होने की वजह से जो बैक्टीरिया है ना उसमें से ना वाटर जो है वो लूज हो जाता है। सो बैक्टीरिया जो है इट लूजेस वाटर। ठीक है, एज ए रिजल्ट जो बैक्टीरिया है ना इट विल श्रिवल, वो ड्राई अप हो जाता है एंड इट विल डाइस। तो एज ए रिजल्ट ना अगर आप शुगर डालते हो ये हेल्प करता है अगेंस्ट द बैक्टीरियल एक्शन। तो बैक्टीरिया के जो एक्शन है उसके अगेंस्ट ये हेल्प करता है, क्योंकि ये हाइपरटोनिक कंडीशन जो है वो लाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें दिया है KCr H2O ट्वाइस C2O4 ट्वाइस H2O। सबसे पहले ना हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Cr का, K प्लस होगा तो ओवरऑल ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये -1 होगा। Cr X है, वाटर 0 है, C2O4 क्या होता है, -2, ऑक्सीलेट -2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1। तो X हमारा क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम हम पहले लिखेंगे। लिगेंड को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा वाटर डाई एक्वा। ठीक है, तो लिखेंगे पोटेशियम डाई एक्वा। अब 2 हमारे क्या C2O4 है, तो इसे हम लिखते हैं डाई ऑक्सेलेटो। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज था तो इसमें O लगाते हैं। नेक्स्ट जो क्रोमियम है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसमें हम 8 लगाते हैं, तो ये बन जाएगा क्रोमेट 3, ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे हाइड्रेट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। बी है, नेम द मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ। तो हेमोग्लोबिन में जो मेटल प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है। और विटामिन B12 में जो मेटल जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो क्या होता है, कोबाल्ट होता है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हमें एक सेल दिया हुआ है, हमें आंसर बताना है।
रिप्रेजेंट द सेल शोन इन द फिगर। अगर आप इस फिगर को देखो ना, जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है होती है वो रिवर्स होती है। तो ये जो राइट वाला है ना, ये एनोड दिया हुआ है और लेफ्ट वाला क्या है, कैथोड दिया हुआ है। हमें पता है जो एनोड है इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो जो Y है ये क्या बनाएगा, Y2 प्लस एक्वस बनाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया YCl2, तो ये 2 प्लस की फॉर्म में होगा, यहाँ पे XCl दिया हुआ है और यहाँ पे क्या होगा, जो X प्लस है एक्वस, ये क्या बनाएगा, X हमारा बनाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल है। नेम द कैरियर ऑफ द करंट इन द सॉल्ट ब्रिज। जो सॉल्ट ब्रिज है इसमें क्या प्रेजेंट होती है, आयंस प्रेजेंट होती है, तो जो आयंस है वो क्या होती है, कैरियर ऑफ द करंट होती है। नेम द रिएक्शन टेक प्लेस एट द एनोड। एनोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, तो जो Y है वो क्या करेगा, कन्वर्ट होगा Y2 प्लस एक्वस में और साथ में वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है, एनोड पे होती है। नेक्स्ट हमें दिया है फॉर द सेल रिप्रेजेंटेड एज, हमें कैथोड और एनोड बताना, ओवरऑल रिएक्शन बताना है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे होता है वो क्या होता है, एनोड होता है, राइट साइड पे क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ द एनोड। ठीक है, तो एनोड पे क्या होगा, जो Mg है सॉलिड वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्वस होगा। वेयर एस कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो Ag प्लस है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक्वस फॉर्म में होगा, टू फॉर्म Ag सॉलिड। अब ओवरऑल हमें रिएक्शन बनाना है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए थे, लूज किए थे, तो Ag 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ओवरऑल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा Mg प्लस 2 Ag प्लस एक्वस, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Mg2 प्लस एक्वस प्लस 2 Ag, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय राइटिंग द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट इन एनी 2 केसेस। ठीक है, सबसे पहले में हमें क्या दिया है, CH3CH2Br प्लस KCN। इसमें याद रखना जो ये है ना, KCN आयनिक होता है, तो Cn नेगेटिव बनता है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, इस पर हमारा बन जाता है CH3CH2Cn। तो जो मेजर क्वांटिटी में बनता है वो क्या बनता है, साइनाइड बनता है, और माइनर क्वांटिटी में याद रखना इसमें क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। नेक्स्ट हमें दिया है CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2HBr, तो इसमें एडिशन हो रहा है और मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जो Br नेगेटिव है ये उस कार्बन पे अटैच करता है जिसपे लेस हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड पे, तो ये यहाँ पे अटैच करेगा, हमारा बनेगा जो मेजर प्रोडक्ट होगा CH3CH2CHBr ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और माइनर प्रोडक्ट में क्या होगा, जो Br है इस वाले कार्बन पे अटैच करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, हमारा बनेगा CH3CH2CH2CH2Br। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन देखेंगे, हमें क्या दिया है, CH3CH3CHCl CH3, हमने एल्कोहलिक KOH लिया। अब इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, तो बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव होता है और अल्फा कार्बन में से ना हैलोजन रिमूव होता है, तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3 डबल बॉन्ड है यहाँ पे CH3 और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा हमारा, हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 ट्वाइस CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम सेट-सेफ रूल की बात करें, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है उतना ज़्यादा एल्कीन स्टेबल होता है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप है पहले में, और सेकंड वाले में सिर्फ क्या है, एक ही एल्काइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा सेकंड वाला कंपाउंड है वो क्या होगा, माइनर क्वांटिटी में होगा, और जो पहला वाला कंपाउंड है वो क्या होगा, मेजर क्वांटिटी में होगा। और यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन ग्लूकोज इज कंफर्म बाय इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन। हमें आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट, उसकी पोजीशन और गिव केमिकल रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सबसे पहले अगर आपके पास ग्लूकोज है ना और आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम ना रिएक्ट करते हैं NH2OH के साथ। तो ये जो रिएक्शन है ना एल्डिहाइड और कीटोन दे सकते हैं, हमारा बनता है CH डबल बॉन्ड NOH। तो यहाँ से H2, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, ये कंपाउंड हमारा बनता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज ऑक्साइम कहते हैं। तो ये शो करता है जो ग्लूकोज है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हम क्या लेते हैं, फिर से ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है CH2OH, इसे हम रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन वाटर से। अब ब्रोमीन वाटर ना एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो हमारा बन जाता है यहाँ पे COOH, CHOH4। तो पहले कार्बन पे COOH बन जाता है, तो ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ हमारा एल्डिहाइड। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है इसे ग्लूकोनिक एसिड करते हैं, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी कंटेन्स 7 क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस इन 1 क्वेश्चन। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर शॉर्ट आंसर टाइप एंड कैरी 3 मार्क्स ईच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसका ए पार्ट है, राइट डाउन द रिएक्शन अकरिंग ऑन 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड इज डन। तो हमने क्या लिया है, कॉपर क्लोराइड लिया है CU2Cl2, इसकी हमने इलेक्ट्रोलिसिस की है। हमें यहाँ पे एक्वस नहीं दिया हुआ है, तो हम सपोज करेंगे ये क्या है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैथोड पे क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या आयंस होंगी, तो Cu2+ है ना, वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। वेयर एस एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, जो Cl नेगेटिव है ट्वाइस ये Cl2 बनाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट दिया है, व्हाट विल हैपन इफ द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज रिप्लेस विद कॉपर क्लोराइड। सपोज अगर हमने क्या लिया होता, कॉपर सल्फेट लिया होता, तो इसमें भी सेम चीज होती कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होता, क्योंकि हमारे पास आयन है कॉपर 2+ की, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाता, रिडक्शन करता, और एनोड पे ना जो सल्फेट आयन है, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव ना ऑक्सीडेशन करके बनाता S2O8 2 नेगेटिव +2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन करता। ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम पर ऑक्सी डाइसल्फेट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। बी पार्ट है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एट द इनफाइनाइट डिल्यूशन अकॉर्डिंग टू कॉलरेश लॉ। तो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे हमारा क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें फाइंड करना है Al2SO4 थ्राइस का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉलरेश लॉ क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस कितना हो जाएगा, थ्राइस, क्योंकि सल्फेट की 3 आयंस है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ए है, द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक, हाईएस्ट इज एसिडिक। अब याद है जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं ना, हायर ऑक्साइड का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ज्यादा है। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ना ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उतना ज्यादा वो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। बी है, क्रोमियम इज हार्ड मेटल वेयर एज मर्क्यूरी इज ए लिक्विड मेटल। अगर हम क्रोमियम की बात करें ना तो ये क्या होता है, 3d5 4s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, और इसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना ये क्या बना सकता है, मेटेलिक बॉन्ड बना सकता है खुद के एटम के साथ। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, काफी ये हार्ड होता है। फिर एज मर्क्यूरी की अगर आप बात करेंगे ना
तो इसका क्या होता है, D10 होता है। तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड होने की वजह से ये मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाता है और ये लिक्विड स्टेट में होता है। सी पार्ट है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज डज नॉट वेरी मच विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। याद रखना, एटॉमिक नंबर जब क्या होता है, इंक्रीज होता है ना, तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। बट 3D सीरीज में याद रखना, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो इंक्रीज हो रहा है, बट जो शील्डिंग इफेक्ट है ना, जो उसका असर है वो उसको क्या कर देता है, काउंटर बैलेंस कर देता है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है और आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन पैरानाइट्रोटोलिन अंडरगो इटार्ड रिएक्शन। हमारे पास पैरानाइट्रोटोलिन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, CH3 है, पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच है, ठीक है। हम इसे रिएक्ट करेंगे इसके साथ क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, विच इज CrO2 Cl2, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये इटार्ड रिएक्शन होता है। तो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो CH3 है, इसे ये कन्वर्ट कर देता है CHO में, ठीक है। तो हमारा क्या बनता है, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनता है। ये हमारा आंसर है इटार्ड रिएक्शन का। बी पार्ट है, व्हाई डज बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज डाइबर इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब एप्रोटिक सॉल्वेंट में याद रखना, जो बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है, ये क्या है, इस पे C डबल बॉन्ड O OH, ये भी एक और क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड है। यहाँ पे क्या है, COH डबल बॉन्ड O। तो ना ये आपस में क्या बना सकता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। सो एज ए रिजल्ट ये ना एज ए डाइमर एग्जिस्ट करता है एप्रोटिक सॉल्वेंट में। सी है, बेंजीन और रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 गिव टोलिन। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट क्या है, एल्काइलेशन है। तो हमने क्या लिया, बेंजीन लिया, रिएक्ट किसके साथ किया, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ से Cl नेगेटिव लेता है और हमारा जो CH3+ है इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है और हमारा टोलिन बनता है। What will be the expected outcome if benzene is replaced by benzoic acid? अगर आपने सपोज बेंजोइक एसिड लिया है और आप सेम रिएक्शन कर रहे हो, बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O OH, आपने सपोज CH3Cl लिया और साथ में लिया आपने एनहाइड्रस AlCl3। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पे ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो AlCl3 है ना, ये ऑक्सीजन के साथ ना बाइंड करके ना सॉल्ट बना लेता है। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, इस पे ना ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये डीएक्टिवेटिंग हो जाता है, ठीक है। तो Al जो Cl3 है वो क्या करता है, बेंजोइक एसिड के साथ कंबाइन करके डीएक्टिवेटिंग हो जाता है और एज ए रिजल्ट जो बेंजोइक एसिड है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन शो नहीं करता है। 24 का और वाला पार्ट है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X does not undergo aldol condensation, however X with Y in presence of strong base react to give compound 1,3-diphenyl prop 2 in 1 on। हमें X and Y बताना है। तो इस केस में याद रखना, ये ना क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, तो जो X होगा ना वो क्या होगा, हमारा बेंजल्डिहाइड होगा, बेंजीन के साथ CHO और साथ में हमारा क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O विद बेंजीन, ये हमारा क्या होता है, एसिटोफिनोन होता है। इन प्रेजेंस ऑफ बेस याद रखना, जो एसिटोफिनोन है इसके जो अल्फा कार्बन है इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और सोल्यूशन से ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन ले लेगा। हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बेंजीन के साथ CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O बेंजीन। और इसमें जब आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो ना, तो इसमें से वाटर रिलीज हो जाता है, हमारा ये कंपाउंड बन जाता है बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O विद बेंजीन। अब ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल प्रोप 2 in 1 on। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो इसमें जो X क्या होगा, बेंजल्डिहाइड होगा, ठीक है, X बेंजल्डिहाइड है और जो Y है ये क्या होगा, हमारा एसिटोफिनोन
फिनोन होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एंड वाई है, रिएक्शन हमने शो कर दिया। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्स एंड वाई। अब याद रखना, क्योंकि ये जो बेंजल्डिहाइड है ये एल्डिहाइड है, एस्टोफिनोन कीटोन है, तो हम इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टॉलिन टेस्ट से। ठीक है, टॉलिन टेस्ट में हम क्या लेंगे, बेंजल्डिहाइड लेंगे, बेंजीन के साथ हमारे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच है। ठीक है, और साथ में हम क्या लेंगे, AgNH3 ट्वाइस प्लस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है ना ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, तो हमारा बन जाएगा बेंजीन के साथ COO नेगेटिव, साथ में Ag प्लस NH3। तो इसमें जो सिल्वर है उसका क्या मिलेगा, आपको सिल्वर मिरर मिलेगा। तो ये जो टेस्ट है बेंजल्डिहाइड देगा और एस्टोफिनोन ये टेस्ट शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, इसका ए पार्ट है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स फॉर्म्ड when the following two amino acid form a peptide bond। हमारे पास दो अमीनो एसिड है, हमें बताना है ऑल पॉसिबल डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड कैसे बनता है, जब दो अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं तो उसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। अगर हमने पहले सपोज एलेनिन लिखा तो ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं HNH2 CH3CH2 ऐसे लिख लेंगे COOOH। ग्लाइसिन को हम ऐसे लिखेंगे NHH CH2COOH। तो ये ना कैसे कंबाइन कर सकते हैं, तो इसमें यहाँ से OH और यहाँ से H क्या होता है, रिमूव हो जाता है, वाटर रिलीज होता है और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, हमारा NH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH2OH COOH। तो ये हमारा क्या बन गया है, ये एक हमारा डाइपेप्टाइड बन गया है। ठीक है, अब इसमें क्या था, पहले एलेनिन था फिर ग्लाइसिन था, बट अब हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपने पहले ग्लाइसिन लिया सेकंड एलेनिन लिया ना, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड NH CH CH3 COOH। तो ये ना दूसरी तरह का क्या बन गया, हमारा डाइपेप्टाइड बन गया। तो अगर दो अमीनो एसिड कंबाइन कर सकते हैं तो इससे ना हमारे दो तरह के क्या बनते हैं, डाइपेप्टाइड बनते हैं। बी पार्ट है, केराटिन इंसुलिन एंड मायोसिन आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज केराटिन इंसुलिन, हमें डिफ्रेंशिएट करना है बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले अगर हम बात करें केराटिन की, ठीक है, जो केराटिन होता है ना ये फाइब्रस प्रोटीन होता है। फाइब्रस प्रोटीन जो होता है ये फाइबर की फॉर्म में होता है और इसमें जो चेन्स है ना वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ये फाइबर की फॉर्म में होता है, फाइबर लाइक, और जो चेन्स है पॉलीपेप्टाइड की वो पैरेलल होते हैं। और ये जो प्रोटीन है ना ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है इन वाटर। ठीक है, वेयरएज अगर हम बात करें इंसुलिन की ना, इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है, ये प्रोटीन का बना होता है और ये जो बनता है ये ग्लोबुलर प्रोटीन का बनता है। अब ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ना, इसमें क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड होता है ये ना स्फेरिकल शेप में होता है, तो ये कॉइल करके ना क्या बनाता है, स्फेरिकल शेप बनाता है। और ये जो इंसुलिन होता है और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। तो ये दोनों का डिफरेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, नीथा वॉज एक्सपेरिमेंटिंग इन द लैब टू स्टडी द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन रिएक्शन किया प्रोपेनॉल का, 140 डिग्री सेल्सियस में 180 डिग्री सेल्सियस में डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है 140 डिग्री सेल्सियस पे एंड मेजर प्रोडक्ट एट 180 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या लिया है, प्रोपेनॉल लिया हुआ है विच इज CH3 CH2 CH2OH। इनिशियल हमने क्या लिया है, जो टेम्परेचर लिया है वो है 140 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 140 प्लस 273 कितना हो जाता है हमारा 413 केल्विन। तो वो 413 केल्विन में हम डिहाइड्रेशन के लिए H2SO4 लेते हैं। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट याद रखना हमारा क्या बन जाता है, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। तो हमारा यहाँ पे ईथर बन जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है 413 केल्विन पे। बट अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, जैसे आपने लिया CH3 CH2
CH2OH। ठीक है, हमने टेम्परेचर लिया है 180 डिग्री सेल्सियस और ये कितना हो जाता है 453 केल्विन। तो याद रखना ये 443 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर है, इसमें भी हम क्या लेते हैं H2SO4 लेते हैं। तो याद रखना इस केस में, याद रखना हमारा क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हमारा प्रोपीन बन जाएगा। साथ में दोनों केस में क्या होता है, डिहाइड्रेशन वाटर रिलीज हो जाता है। तो ये डिफरेंट रिएक्शन होती है डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 27 है, वेरियस आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स विद जनरल फॉर्मूला C4H9Cl अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अमंग देम कंपाउंड A इज मोस्ट रिएक्टिव थ्रू SN1 मैकेनिज्म। तो जो कंपाउंड A है SN1 मैकेनिज्म से वो सबसे जल्दी रिएक्शन शो कर रहा है। हमें A बताना है क्या कंपाउंड है और मैकेनिज्म लिखना है। अब याद रखना जो SN1 मैकेनिज्म है ये टर्शरी जो कंपाउंड है सबसे ज़्यादा जल्दी देते हैं। तो ये जो कंपाउंड है 4 कार्बन का है, तो ये हमारा हो जाएगा CH3 थ्राइस CCl। ठीक है, तो ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा हमारा कंपाउंड। ठीक है, तो जो टर्शरी होता है सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। तो पहला स्टेप अगर हम बात करें, हमने क्या लिया है यहाँ पे CH3CH3Cl। तो पहला स्टेप ना स्लो स्टेप होता है। ठीक है, और इसमें ना कार्बोकेटाइन बनता है। हमारा बन जाएगा यहाँ पे CH3 प्लस। तो यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया, स्टेबल है, प्लस Cl नेगेटिव, और ये ना प्रोटिक सॉल्वेंट के, और ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। यहाँ पे जो हमारा कार्बोकेटाइन बना है ना, ठीक है, इस पे क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये उस पर अटैक करता है। तो ये जो स्टेप है ये क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है, और हमारा जो फाइनल जो एल्कोहल है वो हमें मिल जाता है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये इसका मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है सेल रिएक्शन का हमें दिया हुआ है। सेल की रिएक्शन ये है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन दिया हुआ है। हमें स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल बताना है, लॉग का वैल्यू हमें दिया हुआ है। सबसे पहले ये इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हमें दिया SN4 प्लस एल्यूमिनियम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस SN2 प्लस। अब इसमें जो एल्यूमिनियम है 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, SN4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम SN को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एल्यूमिनियम को 2 से, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो N है वो क्या हो जाए 6 हो जाए, क्योंकि ओवरऑल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। हमें पता है जो E0 ऑफ द सेल है दैट इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय N लॉग ऑफ Kc। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.059 डिवाइड बाय 6 लॉग ऑफ Kc का क्या वैल्यू है 4.617 10⁻184। ये जो लॉग की वैल्यू है ये हमें दिया हुआ है 184.6644। तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.059 डिवाइड बाय 6 इंटू 184.6644। तो हमारा आंसर आ जाएगा जो E0 ऑफ द सेल है ये है 1.8152। बी दिया है व्हाट विल बी द E0 ऑफ द हाफ सेल एल्यूमिनियम 3 to एल्यूमिनियम इफ E0 ऑफ हाफ सेल SN4 प्लस टू SN2 प्लस इज 0.15। तो हमें E0 ऑफ द सेल का फॉर्मूला पता है। E0 ऑफ द सेल किसके इक्वल होगा, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, कैथोड कौन होगा, जिसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो SN जो 4 प्लस है उसकी रिडक्शन हो रही है, तो ये कैथोड होगा। तो लिखेंगे E0 ऑफ SN4 प्लस टू SN2 प्लस माइनस E0 ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस टू एल्यूमिनियम। हमें ना एल्यूमिनियम का E0 निकालना है। अभी हमने कैलकुलेट किया था E0 ऑफ द सेल ये था 1.8152। E0 ऑफ SN4 प्लस टू SN2 प्लस दिया हुआ है यह 0.15। इसे लिखेंगे माइनस E0 ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस टू एल्यूमिनियम। तो वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे E0 ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस टू एल्यूमिनियम। ठीक है, हमारा वैल्यू इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.15 माइनस 1.8152।
तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आएगा -1.66 वोल्ट। तो ये हमारा ई नॉट ऑफ एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन डी की। सेक्शन डी में केस बेस्ड क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन हैज एन इंटरनल चॉइस, कैरी 4, 2 + 1 + 1 मार्क्स ईच, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। हमें दिया द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, अदर फैक्टर इज मोस्ट जनरल मेथड ऑफ वीडिंग आउट अनसुटेबल रिएक्शन मैकेनिज्म। द टर्म मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? जितने भी इंडिविजुअल कोलाइडिंग और एलिमेंट्री प्रोसेस है इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल जैसे एटम्स, रेडिकल और आयंस दैट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली और कॉन्जिक्यूटिवली टू प्रोड्यूस द ओवरऑल रिएक्शन। अब ये ना इंपॉर्टेंट इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन गैस जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और इस रिएक्शन में ना ये जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Br2। तो जो Br2 है इसके स्क्वायर रूट पे और रेज़ टू पावर हाफ पे डिपेंड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। These observations are not consistent with the mechanism involving bimolecular collision of single molecule of each kind. The current accepted mechanism is considered more complicated involving the dissociation of bromine molecule। तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। ये जो इंफॉर्मेशन नीचे मैंने लिखा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखेंगे, प्रिडिक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें ना रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन लिखना है और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी हमें बताना है। तो हमें पता है एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। जो रेट है हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2, Br2 का जो कंसंट्रेशन है रेज़ टू पावर ये क्या है, हाफ है, ठीक है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 + हाफ, इसे हम 3/2 भी लिखेंगे। तो ऑर्डर हमें 3/2 मिल गया। अब इन्होंने क्या बोला है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हमें पता है K किसके इक्वल होता है, K होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर n। n क्या है, ऑर्डर है, तो इसे लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर रेज़ टू पावर n का वैल्यू क्या है 3/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो बन जाएगा मोल माइनस रेज़ टू पावर हाफ लीटर रेज़ टू पावर हाफ पर सेकेंड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हो जाएगा। बी पार्ट दिया, हाउ विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ Br2 इज ट्रिपल्ड। तो सपोज हमारे पास ये तो इक्वेशन है, Br2 का कंसंट्रेशन हम ट्रिपल कर दे तो रेट इज इक्वल टू K H2 प्राइस ऑफ Br2 रेज़ टू पावर हाफ। तो ये जो 3 का वैल्यू बाहर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, रेट बिकम्स इक्वल टू √3 H2 Br2 रेज़ टू पावर हाफ। तो रेट हो जाएगा √3 टाइम्स, ठीक है। और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 विल बी ट्रिपल द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर H2 का कंसंट्रेशन आपने ट्रिपल कर दिया तो रेट क्या हो जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू K प्राइस ऑफ H2 Br2 रेज़ टू पावर हाफ। तो रेट हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू प्राइस कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ Br2 रेज़ टू पावर हाफ। तो रेट हमारा क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा सेकंड केस में। सी पार्ट है, सपोज ए रिएक्शन बिटवीन A एंड B आर एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बोथ A एंड B। तो क्या दिया, विद रिस्पेक्ट टू A एंड B जो रेट है इसका इक्वेशन दिया है, रेज़ टू पावर दोनों का क्या है 1 है। हमें ना दो नीचे मैकेनिज्म दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा जो मैकेनिज्म है करेक्ट है विद द एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग एंड वाई। ये पहला मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये सेकंड दिया हुआ है। अगर हमें मैकेनिज्म दिया है ना तो जो स्लोएस्ट स्टेप है ना वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और वो डायरेक्टली ना हमें ऑर्डर बता सकता है। अगर फर्स्ट वाले मैकेनिज्म में देखेंगे तो जो स्लो स्टेप है उसमें सिर्फ A का कंसंट्रेशन है, तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म 1 सिर्फ A के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करना चाहिए। तो ये गलत है क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं किया। बट अगर आप मैकेनिज्म सेकंड देखोगे ना, जो कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B है वो स्लो स्टेप में प्रेजेंट है, तो जो सेकंड मैकेनिज्म है वो इस इक्वेशन के साथ क्या करता है, मैच करता है। तो जो सेकंड मैकेनिज्म है ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है।
जो अमाइंस है वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं, तो ये बेसिक होते हैं। पीकेबी वैल्यू इज मेजर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए अमाइन। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना, याद रखना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीकेबी वैल्यू का। जिसका पीकेबी वैल्यू कम है उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमें दिया है ऑन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन, हमें टाइट्रेशन से पता किया है। द सब्स्टिट्यूएंट X रिप्लेस बाय CH2 ग्रुप इन पाइपरीडीन कंपाउंड 1। तो ये कंपाउंड 1 दिए हैं, पाइपरडीन जो है इसमें हमने रिप्लेस किया CH2 से, और प्रोपेल अमाइन को जो है ये कंपाउंड हमारे B है उसके सब्स्टिट्यूएंट हमें दिए हुए हैं। तो गिवन डेटा से ना हमें ना आंसर बताना है। एक क्वेश्चन है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of the substituent versus pKb value of the corresponding substituted propyl amine। तो ये substituted propyl amine है, तो इनका pKb का वैल्यू वर्सेस किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब याद रखना बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKb का वैल्यू, ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, और याद रखना जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना एटम, वो उतना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, तो वो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। सो एज ए रिजल्ट बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना वो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। यहाँ पे हमें ना pKa का वैल्यू दिया हुआ है, हमें pKb का वैल्यू निकालना है, और हमें पता है pKa प्लस pKb कितना होता है, 14 होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 14 माइनस 10.67 करेंगे, ये आ जाता है 3.33। 14 माइनस 10.08 आता है 3.92। 14 माइनस 9.45 आता है 4.55, और 14 माइनस 9.28 आता है 4.72। नेक्स्ट हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम y एक्सिस, x एक्सिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हम लेंगे 0, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। वाई एक्सिस में हम वैल्यू लेंगे किसकी, pKb की। ये वैल्यू हम लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, यहाँ पे 3, 3.5, 4, 4.5, 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें pKb का वैल्यू दिया 3.33, तो pKb ये है 3.33 यहाँ पे है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55 है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है 3.92। 3.92 अगर आप y एक्सिस पे देखोगे यहाँ पे आएगा 3.92, और यहाँ पे 3.12 अराउंड हमारा यहाँ पे डॉट आएगा। नेक्स्ट है 4.55। ठीक है, 4.55 ऊपर 4.5 के पास हुआ, थोड़ा उससे ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.44, तो हमारा कहीं पे यहाँ पे डॉट आएगा। और लास्ट में क्या दिया है 4.72, 4.72 थोड़ा और ऊपर आएगा 3.6, तो ये कुछ ऐसे आएगा। आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये अपवर्ड जा रहा है ग्राफ। तो pKb का जो वैल्यू है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। बट अगर दोनों का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है, तो ये इसका ग्राफ है। बी दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट C6H5CON इज 3.7, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड pKa वैल्यू ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अगर हम ग्राफ को देखेंगे क्या दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.7 दिया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट वाला कंपाउंड हमें दिया 3.7। अगर आप देखो ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और pKa का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो वैल्यू ना 9.28 से कम होना चाहिए। 9.28 से अगर आप देखोगे जो वैल्यू कम है वो क्या है, 9.1 है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट होगा। सी है, pKa वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूटेड पाइपरडीन फाउंड विद सब्स्टिट्यूएंट X इज फाउंड टू बी 8.28। pKa का वैल्यू दिया 8.28, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बताना है। ये हमें क्या दिया, पाइपरीडीन का हमें बताना है। ठीक है, तो 8 पॉइंट अगर आप देखोगे ना, ये है हमारे पाइपरीडीन कंपाउंड, ये pKa का वैल्यू है, हमें दिया 8.28। अगर आप यहाँ पे जा रहे हो ना तो ये 8.36 है, ये 7.94 है, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, 8.28 आ जाएगा। तो जो वैल्यू होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो 3.44 और 3.6 के बीच में आना चाहिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 3.44 3.6 के बीच में, तो ये आएगा 3.5, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्या दिया, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल pK वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड प्रोपाइल अमाइन फाउंड विद द सब्स्टिट्यूएंट X, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। अगर हम देखेंगे प्रोपाइल अमाइन, ठीक है, ये वाला क्या है, प्रोपाइल अमाइन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 किसके बीच में होगा, 2.55 एंड 3.12 के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होगा। तो pK का वैल्यू इन दोनों वैल्यू के बीच में आना चाहिए, विच इज 10.67 10.08। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 10.15 होगा, जो किसके बीच में है, 10.08 एंड 10.67 के बीच में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन ई की। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर लॉन्ग आंसर टाइप कैरिंग 5 मार्क्स ईच, ऑल क्वेश्चन हैव एन इंटरनल चॉइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट। एक पर्पल कलर कंपाउंड ए है which is strong oxidizing agent used for bleaching of wool, cotton, silk and other textile fiber was added to each of the 3 test tube with H2SO4। पर्पल कलर कंपाउंड जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या होता है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है। हमने 3 टेस्ट ट्यूब में डाला अलोंग विद H2SO4, मतलब हमने एसिडिक मीडियम लिया। पहले टेस्ट ट्यूब में क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है, सेकेंड में क्या है, PbS है, और थर्ड में क्या है, Ki है। इन विच ऑफ द अबव टेस्ट ट्यूब A, B, C वायलेट वेपर्स विल बी फॉर्म। तो C जो है ना टेस्ट ट्यूब, उसमें वायलेट वेपर बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो MnO4 नेगेटिव आयन है ना, एसिडिक मीडियम में इसकी हम रिएक्शन लिख लेंगे। ये क्या होता है, 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Mn2 प्लस 4H2O। तो ये ना रिडक्शन हाफ होता है, क्योंकि जो MnO4 नेगेटिव है ये दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, तो खुद क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है। वेरा जो आयोडीन होते हैं इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, I2 बनाता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जो ये I2 बनता है इसका वायलेट पेपर होता है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। जब आप ऐड करोगे ना तो ये क्या बनता है, 10I नेगेटिव MnO4 नेगेटिव, कितना MnO4 ट्वाइस प्लस 16H प्लस, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 5I2 2 Mn2 प्लस 8H2O। तो ये इसका इक्वेशन होगा। सेकेंड है, द बबल्स ऑफ द गैस इवॉल्व विल एक्सटिंग्विश ए बर्निंग मैच स्टिक, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन। तो जो बबल्स ऑफ गैस है वो एक्सटिंग्विश कर लेंगे बर्निंग मैच स्टिक, तो CO2 गैस बनेगा। तो CO2 गैस ना कौन बनाता है, ऑक्सलेट आयन बनाता है। तो ऑक्सलेट आयन ऑक्सैलिक एसिड से बनता है, तो हम लिखेंगे उसकी इक्वेशन C2O4 नेगेटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसे भी हमें क्या करना है, बैलेंस करना है फर्स्ट वाले से। इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या थे, पहले वाले में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसे भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हमें 2 से करना है, जो ऑलरेडी हमने किया, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो हमारा फाइनल जो रिएक्शन बन जाएगा वो बनेगा 5C2O4 2 नेगेटिव ट्वाइस MnO4 नेगेटिव प्लस 16H प्लस, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 10CO2 बना प्लस 2 Mn2 प्लस 8H2O। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 31 का बी पार्ट है, मेटल आयन Mn प्लस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज D5 कन्फिग्रेशन है, कंबाइन करता है विद 3 डाइडेंटेड लिगेंड, एज्यूम डेल्टा नॉट इज लेस देन P। तो क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग एनर्जी है पेयरिंग एनर्जी से कम है। हमें D5 कन्फिग्रेशन दिया हुआ है मेटल आयन का, और 3 डाइडेंटेड लिगेंड है। डाइडेंटेड ना 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सबसे पहले हमें क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है 3D ऑर्बिटल का। तो ठीक है, हमारे पास क्या है, 3D ऑर्बिटल है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जैसे लिगेंड आएगा ना तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हम इसे ऐसे बना लेंगे, ये इंक्रीज एनर्जी 1 2 3 4, तो हम इसको ऐसे बना लेंगे। जब स्प्लिटिंग होगा तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है ये ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, एक हमारा हो जाएगा T2G, इसमें 3 आ जाएंगे, और एक आ जाएगा EG। ठीक है, अब याद रखना इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है पेयरिंग एनर्जी से कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि पेयरिंग नहीं हो पाएगी T2G में। तो 4th और 5th इलेक्ट्रॉन EG में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, T2G3 EG2 आ जाएगा। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। सेकेंड है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn प्लस इन दिस कॉम्प्लेक्स NY। अगर हम बात करें ना तो इसका जो D ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है,
अगर आप देखोगे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है पेयरिंग एनर्जी से क्या है, कम है, तो ये ना वीक लिगेंड होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कॉज नहीं करेगा। तो इसके बाद वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे, एक एस 3p ऑर्बिटल, यहाँ पे सपोज हमारे पास d ऑर्बिटल है 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, क्योंकि ये क्या था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना था, 3 डाइडेंटेड लिगेंड थे। तो एक s 3p और 2d जो ऑर्बिटल है उसमें क्या होगा, जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स है वो बनेगा, ठीक है। और ये हमारा क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना sp3d2। थर्ड है, नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में 3 डाइडेंटेड लिगेंड थे, जैसे हम क्या ले सकते हैं, मेटल ले सकते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, डाइडेंटेड में सपोज हमने En लिया, ठीक है। इसमें अगर आप क्या बनाओगे, इसकी जो मिरर इमेज बनाओगे, ठीक है। तो अगर आपने मिरर इमेज बनाया तो वो क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। तो ये जो है ना, ये बनाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें ये दोनों क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स होते हैं, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। 31 का और वाला पार्ट है, पहला है COF4 2 नेगेटिव, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन हमें A बताना है, यहाँ पे B बताना है, C D E F। सबसे पहले A सेंट्रल मेटल आयन क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कोबाल्ट को X लिखेंगे, क्लोरीन -1 इंटू 4 इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा +2। तो कोबाल्ट जो A है वो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट +2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट पूछा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो D ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल, इसमें 3d7 हो जाता है, कोबाल्ट 2 + 3d7 है, 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इसमें क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जो B है वो क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकंड दिया है CrH2O ट्वाइस C2O4 Cr3+, याद रखना जो Cr3+ है वो क्या होता है, 3d3 होता है। इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल है जो यूनिडेंटेड होता है, C2O4 क्या होता है, डाइडेंटेड 2 है। तो ओवरऑल ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। अगर 3d3 है ना, ठीक है, 1 2 3 4 5, 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसके बाद वाले ऑर्बिटल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें फिल हो जाएगा। तो 2d में, एक s में और 3 p में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो D2sp3 होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा हुआ है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। थर्ड दिया हुआ है NiCO4, CO याद रखना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया हुआ है 3d8 4s2। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इस सारे इलेक्ट्रॉन को एक तरफ पेयर कर देता है, 3d10 हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट, क्योंकि इसमें क्या है, CO जो है यूनिडेंटेड होता है, इसे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो D तो कंप्लीटली फिल है, तो sp3 इसमें क्या हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या हो जाता है, sp3 टेट्राहीड्रल हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा E ऑप्शन sp3, और जो F था वो क्या था, टेट्राहीड्रल था। तो ये सारे आंसर हैं। B है, राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7। जो डाइक्रोमेट आयन होता है ना, एसिडिक मीडियम में हमें दिया हुआ है, रिएक्शन शो करना H2S एंड FeSO4। पहले डाइक्रोमेट आयन लिखेंगे Cr2O7, एसिडिक मीडियम में याद रखना 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 Cr3 7 H2O। तो ये हमारा रिडक्शन हाफ होता है। अब पहले H2S का ऑक्सीडेशन हाफ लिखेंगे, H2S की ऑक्सीडेशन होगा, H2S जो है ना, ये कन्वर्ट होता है S में, प्लस H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल दोनों में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे। तो पहला इक्वेशन आ जाएगा हमारा Cr2O7 प्लस, यहाँ पे अगर आप देखोगे 14H प्लस है और यहाँ पे 6 हो जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 8H प्लस 3H2S, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 Cr3 प्लस 3S प्लस 7H2O। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, विद FeSO4। Fe में क्या होता है, जो Fe2 प्लस आयन है ये कन्वर्ट हो जाता है Fe3 प्लस में।
ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है। इसमें कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। पहली वाली इक्वेशन से इक्वेट करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दे। तो हमारा फाइनल जो इक्वेशन है ये बन जाएगा Cr2O7 नेगेटिव 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस 6 Fe2 प्लस 2 Cr3 प्लस 6 Fe3 प्लस 7H2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन का ए पार्ट है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एसिटाइल क्लोराइड इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो हमारे पास क्या है, इथेनॉल है विच इज CH3 CH2OH। ये हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड OCl। इन प्रेजेंस ऑफ क्या करते हैं, ये जो रिएक्शन है ये पायरिडीन हम करते हैं। जब ये रिएक्शन होता है ना, तो याद रखना यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl जो है वो रिमूव हो जाता है। हमारा जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 एस्टर बनता है, साथ में HCl रिलीज होता है। हम पायरिडीन इसलिए यूज करते हैं, ये एक बेस होता है, तो HCl को ये न्यूट्रलाइज करता है, इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता है और जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है और ये जो रिएक्शन है वो फास्टर होता है। बी है, क्रिसॉल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। क्रिसॉल क्या होता है, फिनॉल के साथ ना CH3 ग्रुप जोड़ा है। ठीक है, ये और तो पैरा मेटा पोजीशन पे कहीं भी हो सकता है, सपोज मैंने पैरा पे लिखा है। ठीक है, ये लेस एसिडिक है एज कंपेयर टू फिनॉल। ठीक है, मतलब फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो ना ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओवरऑल जो पोलैरिटी होता है ना OH बॉन्ड का, OH बॉन्ड की पोलैरिटी को डिक्रीज करता है। एज ए रिजल्ट डिसोसिएशन ऑफ H प्लस डिफिकल्ट होता है और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होता है। तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, पोलैरिटी डिक्रीज करता है OH की और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। सो दैट्स व्हाई क्रिसॉल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। बी पार्ट है, विलियमसन प्रोसेस जो है वो यूज्ड होता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। हमें आइडेंटिफाई करना है एल्काइल ब्रोमाइड को और सोडियम एल्कोक्साइड को जो यूज हुआ है प्रिपरेशन ऑफ 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, ईथर बनाया है। तो हमें बताना है कौन सा हमने एल्काइल ब्रोमाइड और एल्कोक्साइड यूज किया, सोडियम एल्कोक्साइड। अब याद रखना जो विलियमसन प्रोसेस है, जो एल्काइल हैलाइड है ये हमेशा प्राइमरी होना चाहिए और ये जो एल्कोक्साइड है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आप कुछ भी ले सकते हो। हम सबसे पहले प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसे दिखता है, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 O C2H5। ठीक है, अगर आप नंबरिंग करोगे ना तो नंबरिंग ऐसे करेंगे हम इसे 1 2 3 4 5। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये क्या है, 2-इथॉक्सी है, सेकेंड पोजीशन पे इथॉक्सी है, 3-मिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है। अब याद रखना इसमें जो एल्काइल ब्रोमाइड है ये क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। तो हम ये जो C2H5 है ना ये क्या लेंगे, C2H5Br, ये प्राइमरी लेंगे। अगर आप ये वाला एल्काइल ग्रुप लेते, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते, वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता। तो हम ये वाला क्या लेंगे, एल्काइल लेंगे और दूसरे वाला जो ग्रुप है उसे हम क्या ले लेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड ले लेंगे। तो दूसरे वाला ग्रुप हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 ONA। ठीक है, तो ये हमारा सोडियम एल्कोक्साइड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इस R ग्रुप पे अटैक करेगा, NaBr रिमूव हो जाएगा और हमारा ये ईथर बना देगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा और ये दोनों हमारे रिएक्टेंट होंगे। सी पार्ट है, हमें कन्वर्ट करना है टॉलिन को 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड में। सबसे पहले हमने टॉलिन लिया, ठीक है, बेंजीन के साथ CH3। अब हम इसे रेड करेंगे KMnO4 के साथ। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम बेसिक मीडियम ले सकते हैं। तो हमारा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब याद रखना ये जो बेंजोइक एसिड होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो अगर आप इसकी नाइट्रेशन करोगे H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 नाइट्रेटिंग मिक्सचर आप लोगे तो जो NO2 ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा COOH, यहाँ पे NO2। तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है बेंजीन से हमें बनाना मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोल। तो पहले हम बेंजीन लेंगे, ठीक है, इसकी हम नाइट्रेशन कर लेंगे H2SO4
HNO3 की प्रेजेंस में। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसके साथ ना NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ना फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे। हम लेंगे CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, Cl नेगेटिव यहाँ से ले लेगा, यहाँ पे हमारा CH3CO प्लस बनेगा, और NO2 भी याद रखना क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो एज ए रिजल्ट जो हमारा ये कंपाउंड है इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे NO2 और मेटा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O CH3। बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटोफिनोन होता है, तो मेटा पोजीशन पे NO2 है, तो ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन कहते हैं। तो ये कंपाउंड है। 32nd का और वाले का ए पार्ट है, आउट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड विच वन विल गिव द HPZ रिएक्शन। HPZ होता है हेल्वोल्ड-हार्ट-जेलिंस्की रिएक्शन। गिव ए सुटेबल रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर क्वेश्चन एंड राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। हमें क्या दिया, फॉर्मिक एसिड दिया विच इज HCOOH, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। अब HPZ रिएक्शन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो अल्फा कार्बन है ना, तो अगर आप एसिटिक एसिड देखोगे इसमें अल्फा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा है, वेरस फॉर्मिक एसिड में अल्फा कार्बन नहीं है। तो इसमें जो अल्फा कार्बन है ना, उसके हाइड्रोजन को ना सब्स्टिट्यूट कर लेता है हैलोजन, तो उसे ही HPZ रिएक्शन कहते हैं। तो फॉर्मिक एसिड में अल्फा कार्बन नहीं है, वेरस एसिटिक एसिड में अल्फा कार्बन है, तो ये रिएक्शन शो करेगा। हम ले लेंगे CH3COOH। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हम ले लेंगे Br2 रेड फॉस्फोरस, तो हमारा बन जाएगा CH2 यहाँ पे Br। ठीक है, COOH, तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। इन केस ऑफ एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। बी है, अल्कोहल एसिडिक होते हैं बट ये वीकर एसिड होते हैं देन वाटर। हमें अरेंज करना आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनॉल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, गिव रीजन फॉर द सेम। सबसे पहले जो अल्कोहल है ये एसिडिक इसलिए होते हैं क्योंकि एक्टिव मेटल के साथ ये रिएक्ट करके ना मेटल एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। वीकर एसिड होते हैं वाटर से, वाटर में क्या होता है, कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। अब ये जो आर ग्रुप प्रेजेंट होता है ना एल्कोहल में, ये ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन ना OH की तरफ भेजता है, पोलैरिटी को क्या करता है, कम करता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। हमें अरेंज करना है आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनॉल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, कार्बन 3 कार्बन है। ठीक है, तो ये OH है। इसमें क्या होगा, ये कार्बन है सबसे ज़्यादा, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, टर्शरी कार्बन है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा कम होगी। उसके बाद हमारा आ जाएगा, हम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन ऑल। ठीक है, तो इसमें भी हम लिखेंगे 1 2 3, ये OH है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। इसमें भी देखोगे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये कम कर रहा है। इसके बाद हम लिखेंगे ब्यूटेन 2 ऑल, 1 2 3 4 OH। ठीक है, और सबसे जो कम एसिडिक है वो है हमारा ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सबसे कम है अराउंड द कार्बन जो OH के साथ अटैच है, तो ब्यूटेन 1 ऑल जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जो एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, उससे हमने बनाया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। जब हमने रिएक्ट किया कार्बोनाइल कंपाउंड बी से, हमें आइडेंटिफाई ए बी करना है और राइट करना है इक्वेशन। सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इसको हम बना लेंगे। हमारा बन रहा है CH3 COH CH2 CH3 CH3, तो हमारा बन रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 और। ठीक है, अब इसमें ना याद रखना, अगर आपका ये देखोगे तो ये टर्शरी अल्कोहल बन रहा है, तो इसमें आप कीटोन ले सकते हो। ठीक है, तो आप इन तीनों में से ना कोई भी कार्बन पे क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड O लगा सकते हो। OH को आपको रिमूव करना, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 आप ले सकते हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन हो जाएगा।
ठीक है, और साथ में क्या लेंगे, हम लेंगे CH3 MgBr, ग्रिग्नॉन रिएजेंट लेंगे। जो ग्रिग्नॉन रिएजेंट है वो क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, ये OH बन जाएगा, CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा और हमारा ये 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 ए है, एक एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट हुआ लैब में टू स्टडी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमें दिया है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ AlNO3 राइस दिया हुआ है, साथ में 1 मोलर सोल्यूशन किसका दिया है, ग्लूकोज का दिया हुआ है। हमें सोल्यूशन 1 एंड सेकंड दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा सोल्यूशन 1 एंड सेकंड है। ठीक है, अगर हम बात करें ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, जो डेल्टा TF होता है दैट इज इक्वल टू IKF स्मॉल m। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कंसंट्रेशन दोनों की क्या है, सेम है, तो ये डिपेंड करेगा I की वैल्यू विच इज वेंट हॉफ फैक्टर। जो हमारा क्या AlNO3 जो थ्राइस है, जब ये डिसोसिएट होगा तो बनाएगा Al3 प्लस थ्राइस NO3 नेगेटिव, तो इसमें I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 वैल्यू होगा। वेरास जो ग्लूकोज है वो डिसोसिएट नहीं करता, इसमें I का वैल्यू कम होगा, इसका I का वैल्यू 1 होगा। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किस में ज्यादा होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा AlNO3 थ्राइस में, तो उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, नीचे होगा। तो जो सोल्यूशन सेकंड है ये होगा हमारा AlNO3 थ्राइस, इसमें ज्यादा डिप्रेशन होगा, ये ग्राफ नीचे जाएगा। वेराज जो ग्लूकोज होगा वो सोल्यूशन क्या होगा, हमारा 1 होगा। बी है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ केन शुगर जो था वो है हमारा 2.46 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन। अगर सोल्यूशन को डाइल्यूट किया गया 5 टाइम्स, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टेम्परेचर पे बताना है। हाउ कैन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गिवन केन शुगर सोल्यूशन विल बी डिक्रीज विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, हमें आंसर बताना है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल था 2.46 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सपोज इनिशियल वॉल्यूम V1 क्या था, इसे हम V ले लेते हैं। सोल्यूशन को अगर आपने 5 टाइम्स डाइल्यूट किया, मतलब पानी ऐड किया ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 5 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम, तो 5V हो जाएगा। हमें ना फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। ठीक है, हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू nRT/V। ठीक है, हम दोनों ले लेंगे। पहले क्या था, I1 इज इक्वल टू nRT/V1। याद रखना नंबर ऑफ मोल्स दोनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि हमारे पास सेम केन शुगर है तो नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे। सेकंड हो जाएगा I2 इज इक्वल टू nRT/V2। तो फर्स्ट को हम सेकंड से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो हो जाएगा π1/π2। ठीक है, अब ये वॉल्यूम नीचे रहेगा, ये वाला ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा V2/V1। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे nRT/V1 डिवाइड बाय nRT/V2, तो nRT कैंसल, V2/V1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें π1 का वैल्यू दिया 2.46, π2 हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम हमारा इनिशियल था V, फाइनल क्या हो गया 5V हो गया, V कैंसिल हो गया, पाई को 2 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2.46 डिवाइडेड बाय 5। तो ओवरऑल जो हमारा अब प्रेशर हो चुका है ये हो गया है 0.528 एटमॉस्फेयर, ये हमारा प्रेशर हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे डिक्रीज करें विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो याद रखना ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और अगर आप देखोगे हमने क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो ना, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो आप टेम्परेचर अगर डिक्रीज करोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। 22 का ए पार्ट है, while giving intravenous injection to the patient, doctor take utmost care of the concentration of the solution used. Why it is necessary to check the concentration of the solution? तो जब भी डॉक्टर ना इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं तो मेक श्योर करते हैं जो कंसंट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, सेम कंसंट्रेशन होना चाहिए इंट्रावेनस इंजेक्शन का जो सोल्यूशन है और हमारे ब्लड का, ताकि दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या रहे, सेम रहे। सपोज जो इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया था उसमें जो सोल्यूशन है उसकी अगर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, और हमारा जो ब्लड है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो उसमें से क्या हो जाएगा, फ्लूइड विल स्टार्ट कमिंग आउट। ठीक है, तो जो फ्लूइड है वो सेल से क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट कमिंग आउट, वो बाहर आ जाएगा, और जो सेल है ब्लड सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, वेरस अगर सोल्यूशन जो हमने लिया था इंट्रावेनस इंजेक्शन में उसकी कंसंट्रेशन कम है तो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा।
हाइपोटोनिक होने की वजह से याद रखना क्या हो जाएगा, जो सेल है ना उसके अंदर वाटर चला जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, तो सेल स्वेल हो जाएगा और जो बोथ कंडीशन है वो क्या होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है। ठीक है, सो दैट्स वाई जो हम इंट्रावेनस इंजेक्शन लेते हैं उसमें जो सोल्यूशन होता है वो सेम कंसंट्रेशन का होता है एज ब्लड। बी है, a solution of phenol was obtained by dissolving 2 into 10 raised to minus 2 grams of phenol in 1 kg of benzene. Experimentally, it was found to be 73% associated. Calculate the depression in freezing point recorded. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं फिनॉल के, इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन वो क्या कर रहे हैं, दोनों एसोसिएट हो रहे हैं C6H5OH ट्वाइस। तो ना ये क्या बना रहे हैं, इसे हम बोलते हैं डाइमर बना रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने डिग्री ऑफ जो एसोसिएशन है वो दिया 0.73। अगर याद रखना दो मॉलिक्यूल ना डाइमर बनाते हैं तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, I = 1 माइनस अल्फा बाय एन। ठीक है, एन क्या बताता है, कितने मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएट हो रहे हैं, तो ये लिख लेंगे I - 1 माइनस अल्फा का वैल्यू दिया 0.73, दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं तो I हो जाएगा 1 माइनस 0.365 और I का वैल्यू हो जाएगा 0.635। वेंट हाउ फैक्टर मिल गया। हमें पता है जो डेल्टा TF होता है इज इक्वल टू IKF स्मॉल m। ठीक है, हम लिख सकते हैं IKF, मोलैलिटी किसके इक्वल होता है, W2/M2 W1 इंटू 1000। I का वैल्यू अभी हमने पता किया था, ये है 0.635। KF का वैल्यू बेंजीन का होता है 5.12। W2 कितना है हमें दिया है, W2 हमें दिया है 2 इंटू 10 रेज़ पावर -2 kg। ग्राम्स में इसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 20 ग्राम्स। बेंजीन का जो W1 दिया हुआ है ग्राम्स में करेंगे 1000 ग्राम्स हो जाएगा। अब हमें फिनोल का मोलर मास पे निकालना है। फिनोल होता है C6H5OH, कार्बन का मास होता है 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 6 इंटू 1, 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का 16 है, टोटल ये 94 होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, I का वैल्यू हमने निकाला था 0.635। KF का वैल्यू बेंजीन का कितना होता है 5.12, W2 कितना है हमारा 20, M2 अभी निकाला 94, ये हो जाएगा 1000, ऊपर भी 1000। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ओवरऑल जो आपका क्या आ रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, ये आएगा 0.691 केल्विन। तो ये हमारा आंसर होगा।